मैं सोने की तैयारी कर रहा था। उस रोज मेरे पास कोई बुकिंग नहीं हुई थी। सोचा कुछ आराम कर लूं, मगर उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने नंबर देखा तो चौंक गया और जल्दी से कॉल अटेंड की। तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे रात को तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ती है। लड़की की नाराजगी भरी आवाज मोबाइल से आई तो मैंने गहरा सांस भरा। मुझे और क्या चाहिए था? दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। एक तो लड़की पैसा बहुत ज्यादा देती थी, दूसरा वो इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने इतना हुस्न अपनी जिंदगी में कभी इतने करीब से नहीं देखा था। वैसे तो मुझे हर कस्टमर के बुलाने पर खुशी होती थी, क्योंकि मुझे इसके बदले में हजारों दिरहम मिलते थे। मगर उस लड़की का फोन करना तो मेरे अंदर एक अलग सा जोश भर देता था। मैंने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, बस तैयारी कर रहा था। कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसने फोन काट दिया। मैं उसे यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था कि उसने मुझे साफ लफ्जों में कभी नहीं कहा था कि मुझे रोजाना बिना कहे उसके पास जाना होगा। उसका बुलावा ही मेरे लिए नेमत था। फौरन तैयार होकर मैं उसके घर की तरफ रवाना हो गया। वैसे तो मैं अपना काम करने जा रहा था। एक तरह से यह मेरा कारोबार था और अपने कारोबार में मैं बहुत प्रोफेशनल से अंदाज में रहता था। कभी मैंने पर्सनल जज्बात को दरमियान में आने नहीं दिया था। मगर उस लड़की के साथ मेरा हिसाब कुछ अलग सा था। मुझे आज तक उस लड़की के साथ अपनी पहली मुलाकात नहीं भूलती थी। पहली बार जब उस लड़की ने एक रात के लिए मेरी बुकिंग की तो मैं उन दिनों बहुत थकावट का शिकार था। कुछ अरबी औरतें मेरी जान को आ गई थीं। अपना वक्त अच्छा करने और अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए रोजाना मुझे बुलाकर वो औरतें उल्टी सीधी हरकत करती थी और मैं उन सब से दुखी हो चुका था। मगर मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर पाता था। उन औरतों से जान छुड़वाने का एक हल मेरे पास यही था कि मुझे उनके बदले कोई भारी रकम मिल जाती, जहां से मेरे पास पैसा भी आता रहता। मुझे उन औरतों से छुटकारा भी मिल जाता। उन्हीं दिनों मेरी बुकिंग उस लड़की ने की तो मैं बहुत खुश हुआ था। सोचा जितने भी पैसे होंगे मैं काम कर लूंगा। मगर मैं उन अरबी औरतों से थक चुका था। लेकिन जब मैं लड़की के पास पहुंचा तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे अब तक सिर्फ थकी हुई और डिप्रेशन की मरीज औरतें मिली थी। मेरा काम उनके साथ वक्त गुजारना और उनका डिप्रेशन दूर करना था। उस लड़की को देखकर मुझे लगा मैं ताजा हो चुका हूँ। वह बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल जवान लग रही थी। मैं हैरान हुआ कि उसे मेरी जरूरत कैसे पड़ गई। फिर सोचा शायद घर वाले बिजी होंगे या वह शादीशुदा है तो उसका पति कारोबार के सिलसिले में कहीं दूर गया हुआ होगा। शायद इसलिए उस लड़की को मेरी जरूरत पड़ गई थी। वो कुछ डरी हुई भी लग रही थी। उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कुछ जान पहचान की औरतों ने बताया है कि तुम डिप्रेशन दूर कर देते हो। मैं भी हर वक्त टेंशन में रहती हूँ, अकेली हूँ, बात करने के लिए कोई नहीं होता। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, मगर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और नींद भी नहीं आती। कहने लगी, मेरा बस एक ही वसूल है, अगर तुम इस पर अमल करो और मुझे रात के वक्त सुकून की नींद सुला दो तो मैं तुम्हें दुगनी कीमत देने को तैयार हूँ। पैसों का सुनकर तो वैसे भी मैं खुश हो गया, मगर जब लड़की ने अपना वसूल बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। बोली, मुझे हाथ नहीं लगाओगे, मुझे छूने की इजाजत नहीं है, तुम्हें दस्ताने पहनकर रहना होगा। मुझे उसकी यह अजीब सी बात समझ नहीं आई थी। वो लड़की मेरे करीब बैठी थी। उसने मुझे अपने करीब आने से नहीं रोका था। कहने लगी, बस अपने हाथों को ढांप कर रखना, इसके अलावा मुझे कोई मसला नहीं है। मैं पहले रोज उसके बारे में नहीं पूछ सकता था, इसलिए उस लड़की के कहने पर मैंने दस्ताने पहन लिए और उसके साथ हल्की फुल्की बातें करते हुए उसे बिस्तर पर लेट जाने का कहा। मैं अपनी कस्टमर औरतों को बहुत अच्छा महसूस कराता था। मेरा लहजा बहुत नरमी वाला होता था और मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। मैं जानता था औरत को ये दो बातें बहुत अच्छी लगती है, एक उनकी बातों पर ध्यान देना, उसके साथ नरमी से पेश आना। मैं भी वही करता था, मगर उस लड़की का हुस्न मुझे गुमराह कर रहा था। पहली कस्टमर ऐसी थी जिसके चेहरे से नजर हटाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक बिस्तर पर लेटी लड़की मुझसे कहने लगी, तुम भी मेरे साथ लेट जाओ, मेरे लिए ऐसे सोना मुश्किल हो रहा है। मैं हैरान हो गया और फिर कुछ घबरा भी गया। लापरवाह लड़की थी, उसे अपने हुस्न का अंदाजा नहीं था। मैं अपनी सीमा का ख्याल रखता था, मगर उसका मतलब यह नहीं था कि मेरे जज्बात मरे हुए थे। मैं जवान लड़का था,
मगर यह बात मेरे कारोबार की थी और मैं अपने काम से नजर नहीं चुरा सकता था। इसलिए लड़की के कहने पर उसके साथ लेट गया और उसे सुलझाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वह लड़की मुझे देखती रही और बातें करती रही, मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उसे खुद से बनाई उल्टी सीधी कहानियां सुनाता रहा और वो मुझे सुनते सुनते सो गई थी। मैंने इसके बाद अपना वसूल कभी नहीं तोड़ा। वो लड़की मुझे अक्सर बुला लेती थी और डबल पैसों पर काम करवाती थी। शुरू में 1-2 दिन का गैप आ जाता था, मगर फिर तो वो रोजाना ही मुझे कॉल करने लगी। वो इत्मीनान हो गई थी क्योंकि मैंने अपने वसूल कभी नहीं तोड़े थे। ना मैं उसे छूने की कोशिश करता था और न ही उसकी ज्यादा हद पार करता था। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस लड़की की खूबसूरती और लापरवाही मुझे बेचैनी में डालती। मैं यही सोचकर परेशान रहता था कि अगर एक बार गलती कर बैठा तो काम भी हाथ से जाएगा और उस लड़की को दोबारा कभी देख भी नहीं पाऊंगा। उस लड़की को भी मेरी यह बात अच्छी लगी थी। मैं अपने पेशे से ईमानदार था। वो लड़की मेरी आदी होने लगी थी और मुझे रोजाना फोन करके बुला लेती। मैं भी खुद को उस लड़की तक सीमित कर लिया था और कोई बुकिंग आती तो मैं इनकार कर देता। उस लड़की को कॉल करना मुझे खुशी से पागल कर देता था। अभी तक मैंने और उस लड़की ने एक दूसरे को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। लड़की ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं महसूस करता था वो खोई खोई सी रहती थी। इतना तो मैं जान चुका था कि वो लड़की अकेली थी। अगर उसकी कोई फैमिली थी तो उसे अकेला छोड़ा हुआ था। न दोस्त थे न साथी। एक बार मैंने उसे शादी का पूछा तो वह दुखी से अंदाज में बोली, मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ। मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया, क्योंकि मेरी नज़र में उस जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की कतार लगी रहती होगी। मगर वह कहने लगी, मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे जानने वालों को मेरे बारे में सब पता है, इसलिए मुझे आज तक कभी किसी ने शादी करने की ऑफर भी नहीं दी। इसके अलावा उस लड़की ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने जानने की कोशिश भी की तो हर बार वह सोने का ड्रामा करके खामोश हो जाती थी। मैं कभी कस्टमर की पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता था। न मैं कभी उनसे पर्सनल सवाल करता था कि वो मुझसे उकताकर रास्ता न बदल लें। मगर उस लड़की को जैसे अपने वसूल तोड़ने लगा था, उसे जानने का शौक मेरे दिल में पैदा होने लगा। अगर वो लड़की मुझसे मेरे बारे में पूछती तो मैं अपने बारे में भी सब बताने को तैयार था। वैसे तो मेरे पास कुछ भी खास नहीं था। मेरा घराना ज्यादा अमीर या अच्छा नहीं था। मिडिल घराने से ताल्लुक रखता था। बाप की दुकानें थी और माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। बहन भाई पढ़ाई कर रहे थे। बस मुझे शौक चढ़ने लगा कि मैं दुबई में जाकर कमाई करूं। बाहर जाकर कमाना हम जैसे जवानों को बहुत ज्यादा आकर्षित लगता है। जब तक मैं दुबई नहीं आया था, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि दुबई जाऊंगा तो कुछ दिनों में अरबपति बन जाऊंगा। पहले तो घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे भेजने से इनकार कर दिया। फिर मैंने पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दी, कारोबार में भी हाथ नहीं बटाया और एक ही जिद लगाए रखी तो मेरे माँ बाप ने मजबूरन पैसा जमा किया और मुझे दुबई भेज दिया। भेजते हुए मेरी माँ ने कहा, हमारा कर्जा वापस लौटाना और खुद को इस काबिल बनाना कि हम कह सके कि हमने जितना अरसा तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रोका वो बर्बाद किया है। मैंने ठान ली थी अपने माँ बाप को एहसास दिलवाऊंगा कि मुझे दुबई भेजने का फैसला कितना अच्छा था। मगर यहाँ आकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। हर काम मुश्किल लगता था। छोटी मोटी मजदूरी मिलने लगी। पैसा अच्छा था मगर वो सुकून और ऐश नहीं था जो मैं ख्वाब में देखा करता था। फिर हकीकत का पता चला तो जिंदगी में कदम रखा। मुझे लाखों रुपए कमाने थे। हर हाल में अपने घर वालों को यह जाहिर करना था कि मैं बहुत काबिल था। डिलीवरी बॉय बना। फिर एक अरबी औरत मिल गई। इंग्लिश में बातचीत हुई। कहने लगी, डिप्रेशन का शिकार रहती हूँ, रातों को नींद नहीं आती। मैंने कहा कि मुझे डिप्रेशन दूर भगाने का बहुत अच्छा तरीका आता है और मैं इतनी अच्छी बातें करता हूँ कि सुनने वालों को नींद आ जाती है। अरबी औरत तो यह सुनकर बेचैन हो गई। कहने लगी, एक रात मेरे पास भी गुजारो। एक रात सुकून से सोना चाहती हूँ। मैं भी तब काम से फ्री था, थका हुआ था। रहने का ठिकाना बहुत दूर था। उस औरत के पास रुक गया। औरत से उसके बारे में पूछने लगा, उस पर ध्यान देने लगा। मेरा नरम लहजा, उम्मीद दिलाती बातें उस औरत को सुकून पहुंचाने लगी थी। मैं हैरान हो गया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मुझे बातें बनाने में इतनी महारत हासिल थी। जैसे मैं अपनी माँ के पैर दबाता था और मैं उस औरत के पैरों के पास बैठ गया, उसके पैर दबाने लगा। धीरे धीरे पैर दबाते हुए मैं उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा तो वह मुझे अपने बारे में बताते बताते सो गई। मेरा पैर दबाना उसे सुकून पहुंचा रहा था।
इतना तो मैं जानता ही था कि ज्यादातर इंसान तन्हाई और अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैंने कुछ चंद लम्हे दिए तो सुकून से सो गई। अगले रोज तो वो औरत मेरी दीवानी हो गई। उसने मुझे हजारों दिरहम दिए। कहने लगे, तुम्हारे पास तो जादू है, तुम तो डिप्रेशन भगाने में माहिर हो, यही काम क्यों नहीं करते? मैं चौंक गया। मैंने कहा, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, अगर आपको दोबारा जरूरत हो तो हाजिर हो जाऊंगा। बस वही औरत मेरे लिए सीढ़ी साबित हुई। कुछ अरसा तो मैं इसी से बंधा रहा, मगर फिर वही मुझे दूसरी औरतों से मिलवाने लगी। महंगे लिबास, महंगा जेवर पहने वो अरबी औरतें अंदर से बहुत तन्हा थी। बहुत सी लड़कियों को अपने पतियों से शिकायत थी कि उनके पति दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेते हैं, उनके साथ अपना वक्त रंगीन करते हैं और बीवी पर ध्यान नहीं देते, वक्त नहीं देते। वो बजाय हंसती खिलखिलाती अंदर से डिप्रेशन की मरीज बन जाती थी। और मैं ऐसी औरतों को वक्त देता था, ध्यान देता था और उनकी ढेरों बातें सुनता था। मेरी इतनी सी कोशिशें कामयाब होने लगी। औरतें चंद लम्हों के सुकून के लिए मुझे हजारों दरहम देने लगी और मुझसे काम लेने लगी। मगर लगातार डिप्रेशन की मरीज औरतों से पाला पड़ता रहा तो मुझे लगा मैं खुद भी पागल हो रहा हूँ। मैं हकीकत में तो कारोबारी मर्द नहीं था, जवान लड़का था, घर में सुकून की जिंदगी गुजारी थी। अब हर वक्त उन औरतों के बहते आंसू साफ करने और उनकी दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद मेरे दिमाग पर भी टेंशन सवार रहने लगी। उन्हीं दिनों वो लड़की ठंडी हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई थी। वो भी बाकी औरतों की तरह डिप्रेशन का शिकार थी, खोई खोई सी उलझी हुई बातें करती थी, मगर उसे देखना भी मुझे सुकून देता था। उस लड़की को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी लाख कोशिश के बावजूद वो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। दूसरी औरतों की तरह उसने मुझे जिंदगी की खबर नहीं होने दी। हर बार बस इतना बोल देती, अकेली हूँ तो डर लगता है, तन्हाई की वजह से नींद आंखों से रूठ गई है, तुम कुछ ध्यान दे देते हो, अपने पास बुला लेती हूँ तो सो जाती हूँ, वरना दवाएं भी नाकामयाब हो चुकी है। उस लड़की के करीब होने लगा तो महसूस हुआ उसका मसला तो बहुत अलग था। वह शादीशुदा जिंदगी चाहती थी, एक मर्द की मोहब्बत और तवज्जो चाहती थी। जो औरत घर बसाकर भी डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, जबकि वो लड़की अपना घर बसाना चाहती थी। मैं हैरान होता था, आखिर उसे क्या बात रोकती थी? मगर ऐसे हर सवाल पर वह नजर चुरा जाती। आज भी मैं उसके बुलावे पर जब उसके पास पहुंचा तो वो बेताब सी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हें दोबारा बुलाना न पड़े, रोजाना आ जाया करो, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, मैं सुकून से सोती हूँ तो दिन भर ताजगी रहती हूँ। तुम अपने सब काम छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। वो लड़की मुझे देखते ही घबराई हुई लहजे में बोल रही थी। मैंने कहा, मैं तो हाजिर हूँ, तुम कहोगी तो वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे रोजाना बुलाना चाहती हो। आज तुमने बता दिया तो वक्त से आ जाया करूंगा। मेरी बात से उसके चेहरे पर एकदम इत्मीनान छा गया था। कहने लगी, आज फिर मुझे अकेले में खौफ महसूस हो रहा था। मुझे वहम सा होने लगा कि अगर मैं अकेले पड़े मर गई तो किसी को खबर ही नहीं होगी। उदासी से बोली, तुम्हें इसलिए भी बुलाती हूँ ताकि मैं मरूं तो लवारिस न पड़ी रहूं। तुम मेरे घर वालों को खबर तो दे सकोगे। मुझे उसकी बात ठिठका गई थी। उस लड़की ने मौत की बातें क्यों की थी? तुम अभी जवान हो, ठीक ठाक हो, तुम क्यों मरने लगी? वैसे तो मौत का कोई वक्त फिक्स नहीं है, मगर इस जवानी में तुम्हारा मौत के लिए तैयार होना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, जिंदगी को खुलकर जियो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें कोई अच्छा साथी चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लिया करूँगा, मगर इतना उदास मत हुआ करो। लड़की खामोश नजरों से मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर साफ लिखा था जैसे उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई ऐसी बात थी जो मुझे बता नहीं सकती थी और इसलिए हर बार मेरा समझाना उसे बेकार ही लगता था। मुझे जिज्ञासा होने लगा, उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, मगर मैं सवाल पर सवाल करके उसे उकताहट में नहीं डालना चाहता था। उस रोज भी मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर साथ लेट गया। ऐसा करते हुए हर बार अपने नब्ज को रोकना पड़ता था। कभी कभी तो दिल चाहता दिल की बात मान लूं और आगे बढ़कर उस लड़की को अपने करीब कर लूं, मगर फिर डर जाता कि कहीं वह बुरा न मान जाए। लेकिन अब उसके वसूल पर अमल करते करते थक चुका था। उस रोज लड़की नींद में खुद मेरे करीब आने लगी। बातें करते करते उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वह मुझसे सब फासले मिटा चुकी थी। मेरे करीब होकर आंखें बंद करती सुकून से सोने की कोशिश कर रही थी और मैं उसका मुलायम चेहरा देखता रह गया। शिद्दत से दिल चाहने लगा कि हाथ बढ़ाकर उसे छू लूं, उसे महसूस करूं। उस रोज दिल ने ख्वाहिश की तो न जाने मेरे दिल में क्या समाये कि फौरन दस्ताना उतारा और आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा।
उस लड़की को करंट सा लगा। खौफ से उसकी आंखें फैल गई और चेहरे पर ऐसा हताश छाया जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसका खौफ और परेशानी देखकर मैंने बेहद प्यार से उसका हाथ दबाया। फिक्र मत करो, गलती से मेरा हाथ लग गया था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो उसे सुकून करना चाहता था। इस कोशिश में उसका हाथ थाम लिया, मगर वो लड़की झटके से पीछे हुई और चीखने लगी, तुम ये क्या कर बैठे हो? मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि मुझे हाथ नहीं लगा सकते। अब अगर तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो मुझसे शिकायत मत करना। मैं तुम्हारी मौत की जिम्मेदार नहीं होंगी। ये तुम्हारी गलती थी। मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया। वो लड़की पागलों की तरह अपने बाल नोचती अजीब सी बातें करने लगी थी और मैं हक्का बक्का सा उसकी शक्ल देखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका हाथ थामने की वजह से मुझे भला क्या नुकसान हो सकता था और वो मेरे मरने की बात क्यों कर रही थी। उससे सवाल करता रहा, पूछता रहा, मगर वो तो जैसे पागल हो चुकी थी। बुरी तरह चीखने लगी, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम और रुके तो मुझे लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। कहने लगी, यहाँ से चले जाओ, डॉक्टर से अपना जांच जरूर करवाना, तुम्हें इलाज की जरूरत है, यहाँ से निकल जाओ। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, मुझे सलाह देती अपने घर से निकाल दिया। मैं इतना हैरान हुआ था कि इस घर के दरवाजे से कितनी देर हिल नहीं पाया। बैठे बिठाए उस लड़की को क्या हो गया था? एक पल के लिए तो मैं समझ नहीं पाया उसकी यह हालत आखिर क्यों हुई थी। फिर अचानक याद आया, वो लड़की मुझे पहले रोज से मुझे लगातार यह याद दिलाती थी कि मैं अपने हाथ ढक कर रखूं, क्योंकि वो मुझे अपने करीब आने से नहीं रोकती थी। यकीनन उसे यही डर था कि कभी मेरा हाथ उसे लग न जाए। आज मैं अपने दिल की आदतों से मजबूर होकर ये हरकत कर बैठा था, तो उस लड़की का कैसा रिएक्शन देखने को मिला था मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतना परेशान हुआ कि उसके कहने पर सीधा अस्पताल पहुंच गया। चेकअप करवाया तो डॉक्टर हैरत से मुझे देखने लगा। बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम मेरे पास आए हो? डॉक्टर हैरत से सवाल कर रहा था। मैं हड़बड़ा गया, न मुझे बुखार था न सर दर्द। मैं उस लड़की के सलाह पर यहाँ चला आया था। न जाने वो लड़की क्यों ऐसी बातें कर रही थी। मैंने कहा, बस एहतियात के लिए चेकअप करवाने आया था, अगर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इत्मीनान रखो, तुम बिल्कुल ठीक हो, एहतियात अच्छी बात होती है, तुम्हें कोई भी मसला नहीं है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देकर वहाँ से जाने का बोल दिया। मैं वापसी पर सोचता रहा कि मैं तो ठीक ही था और मुझे चेकअप की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी। टेंशन तो मुझे उस लड़की की हो रही थी, वह किस हाल में थी और उसकी बातों का क्या मतलब था। इसके बाद मैं 2 रोज बेचैन रहा, बार बार उस लड़की के घर जाता रहा, मगर वह दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होती थी, बात करना भी गवारा नहीं करती थी, दरवाजे के करीब भी नहीं आती थी, दूर से ही चीखने लगती कि मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं मायूसी से लौट आता था। एक रोज जाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो लड़की दरवाजे तक आई और मैंने उसे दरवाजे खोलने को कहा तो एक लम्हे के लिए दरवाजे पर खामोशी छा गई। फिर वो लड़की बेताबी से सवाल करने लगी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं हैरान था, उसे इत्मीनान दिलाया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैंने डॉक्टर से चेकअप भी करवा चुका हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर ने भी यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की ने अचानक दरवाजा खोल दिया। वह उलझी हुई नजरों से देखने लगी, यूं जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि मैं ठीक हूँ। बोली, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? तुमने तो मुझे हाथ लगाया था। वो हैरत से सवाल करने लगी। मैं ठिठक गया। तुम्हें हाथ लगाने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान बीमार हो जाए। मेरी बात पर वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर मुझे अंदर आने का बोलकर खुद सोफे पर जाकर बैठ गई। मैं उस लड़की के पास पहुंचा और आहिस्ता से कहा, तुम चाहोगी तो दास्ताने पहन कर ही रखूंगा, मगर इतना अरसा मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी तन्हाई का साथी हूँ। इसके बदले मुझे बस यही बता दो कि तुम्हारी बात का क्या मतलब था, तुम्हें छूने से मुझे क्या नुकसान हो सकता और तुम क्यों मुझे मना करती थी कि मैं तुम्हें हाथ ना लगाऊं। मैं इतना तो जानता था कि वो शर्मों या पर्दे की वजह से ऐसा नहीं कहती थी। लड़की मेरे करीब होती थी और मैं उसे खुद सुलाता था, उसके पास लेटता था। मुझे छूने से मना करने की वजह यकीनन कुछ और थी। मेरे सवाल पर वो कुछ देर तो सर झुकाकर बैठी रही। कहने लगी, अगर तुम्हें सच बता दूंगी तो तुम भी छोड़कर चले जाओगे और वापस पलटकर नहीं आओगे। जाहिर है, जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुमने मुझे हाथ भी लगा चुकी हो, जिंदा भी हूँ, बेफिक्र हो जाओ। हो सकता है कि मुझ पर तुम्हारी बात का कोई असर ना हो। मेरी बात पर वो रोने लगी और मुझे जो बात बताई वो मुझे हैरान कर गई। एक लम्हे में मैं समझ गया था कि उस लड़की को पागल बनाया जा रहा था।
कहने लगी, बचपन से अपनी नानी के पास रही हूँ। मेरी माँ तो मुझे पैदा करती मर गई। थोड़ी जवान हुई तो बाप मुझे अपने साथ ले गया, क्योंकि मेरी माँ का कारोबार और दौलत जायदाद मेरे नाम हो चुकी थी। इसलिए मेरा बाप मुझे नानी के पास से रहने की इजाजत नहीं देता था। अपने बाप का लालच जानने के बावजूद मैं उसके साथ चली आई, क्योंकि मुझे भी बाप की जरूरत थी। तो मुझे एक रोज मेरे बाप ने मेरी माँ की मौत की वजह बताई, जो मुझे हिलाकर रख दी। मेरे बाप ने कहा कि मेरी माँ मेरी वजह से मरी है। मैं ऐसी जहरीली लड़की हूँ जिसे जो भी छुएगा मर जाएगा। मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी नानी मुझे पालती रही और वो मुझे छूती भी थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मगर मेरा बाप कहने लगा कि तुम्हारी नानी को जानलेवा बीमारी हो चुकी है और वो जल्द मर जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। मुझे अपनी बाप की बातों पर तब यकीन नहीं आता था, लेकिन फिर मेरा बाप हर वक्त मेरे दिमाग में यही बात डालने लगा। मुझे सबसे अलग थलग रखने लगा, किसी से मिलने नहीं पाती थी। मेरा बाप 2 डॉक्टरों के पास ले गया और डॉक्टरों ने बताया ये जिस इंसान को छुएगी वो मर जाएगा। मैं घबरा गई थी। मेरे बाप ने यह बात सबको बता दी थी। कोई मेरे साथ बैठना गवारा नहीं करता था। सबको खौफ महसूस होता था कि मैं उन्हें हाथ लगा दूंगी तो वो मर जाएंगे। धीरे धीरे मेरे दिमाग में भी यही खौफ बैठने लगा। मैं जवान हुई तो मेरे बाप ने मुझे इसी फ्लैट में अकेला छोड़ दिया। मेरी माँ का कारोबार भी मैं नहीं संभाल सकती थी। इसी खौफ में लोगों के सामने आना जाना छोड़ चुकी थी। न बाप से कभी मिल सकती थी, न उसके बच्चों से। तन्हाई मुझे डसती थी। कई बार घर बसाने का सोचा, मगर सोचती थी कि मेरी वजह से कोई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। शादी करके घर बसाने का इरादा तो मैंने हटा दिया, मगर मेरे अंदर तन्हाई बढ़ने लगी। तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर मैं मजबूर हो चुकी थी। मुझे सहारा चाहिए था, किसी का केयर चाहिए था, वरना मुझे लगता था कि किसी रोज डिप्रेशन की वजह से मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने तुम्हें पहले रोज समझा दिया था कि तुम मुझे हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारे साथ बहुत इत्मीनान महसूस करती हूँ। मैंने वह सब सुनकर सर पकड़ लिया। बिना और कुछ पूछे मैं जान चुका था कि उस मासूम लड़की के बाप ने दौलत जायदाद हथियाने के लिए अपनी बेटी को मरीज बनाकर रख दिया था। न वह घर से बाहर निकलती थी, न अपनी माँ के कारोबार को संभालने की कोशिश करती थी। उसका बाप खुद ऐश कर रहा था और वह मायूस यहाँ अकेली पड़ी पागल हो रही थी। मैंने लड़की से कहा कि तुम्हारे बाप के लिए डॉक्टर को खरीदना मुश्किल भी नहीं है। किसी को भी पैसा देकर वो अपनी मर्जी की बात कहलवा सकता है। कहने लगी, कोई डॉक्टर अपने पैसे से झूठा कैसे हो सकता है। मैंने गहरा सांस भरा। इंडिया में यह सब आम था। अब न जाने दुबई में ऐसा होता था या नहीं, मगर उसका बाप तो यह काम कर चुका था। मैंने लड़की से कहा, अगर तुम इत्मीनान नहीं हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ जिसके पास मैं खुद गया था। तुम्हारे बाप को खबर नहीं होगी। इस बार तुम खुद अपने कानों से सुन लेना, डॉक्टर जो भी कहेंगे। लड़की डरती थी, मगर मेरी जिद पर मेरे साथ चल पड़ी। उसने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे भी यही बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। उसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, बल्कि वह दिमागी मरीज भी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक ठाक है, बस डिप्रेशन की मरीज है। तन्हाई और खौफ की वजह से वह सो नहीं पाती, बाकी उसे कोई मसला नहीं था। लड़की तो बेयकीनी से नीचे बैठी रह गई। जब उसे यकीन हुआ तो बहुत रोई। उसे अपने बाप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं उस लड़की को पसंद करने लगा था, मगर उसके और मेरे दरमियान जो फर्क था मैं उसे पार नहीं कर सकता था। लड़की मुझे अपनी दोस्त मानने लगी थी। वो वापस चली गई और मैं अपनी रिहाइश पर आ गया। हर वक्त सोचता कि लड़की को अपनी पसंदीदगी बताऊं, शायद वो मुझसे शादी कर ले। मगर इससे पहले एक दिन उस लड़की ने मुझे अपनी शादी की दावत दी। उसे उसकी मर्जी और पसंद का जीवन साथी मिल गया था। उसके बाप ने अपना जुर्म कबूल किया था। जिन 2 डॉक्टर को उसका बाप दिखा चुका था, उसके बाप के कजिन थे। मिलजुल कर वो लोग ये ड्रामा रचे थे। अब लड़की सच जान चुकी थी, जवान थी, मजबूत हो चुकी थी, शादी कर रही थी। मेरा दिल न जाने क्यों उदास हुआ था। उसे शादी की मुबारकबाद दी, मगर उसकी शादी पर नहीं जा सका। मेरे पास बहुत पैसा जमा हो चुका था। मैं वापस इंडिया आ गया। इस घटना को 2 साल गुजर चुकी है, मगर मुझे वो लड़की आज तक नहीं भूली। पछताता हूँ कि काश उसे अपनी पसंदीदगी का बता देता तो शायद वो मुझे कबूल कर लेती। दोस्तों, आज इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।